मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रथम युग, मुनित्रय और द्वितीय युग का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके आगे तृतीय युग में क्या हुआ था इसको देखते हैं। तो तृतीय युग में पाणिनि के अध्ययन की दृष्टि बदल गई। विषय विभाग के अनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। वास्तव में इस युग में शब्द सिद्धि की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाने लगा तथा सूत्रों के विवेचन पर कम। ये संस्कृत व्याकरण की भूमिका है। जैसे हम हिंदी व्याकरण में भी भूमिका पढ़ते हैं, तो ये संस्कृत व्याकरण की भूमिका है कि परंपरागत संस्कृत व्याकरण कैसे चली, फिर पाणिनि अष्टाध्यायी किस तरीके से आगे व्यवस्थित होती चली गई। तो देखते हैं कि इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास विमल सरस्वती का था, जिन्होंने रूपमाला लिखी। अगर इसी दृष्टि से रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी लिखी। प्रक्रिया युग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भट्टोजी दीक्षित का है। इस समय के व्याकरण के दार्शनिक विवेचन संबंधी ग्रंथों में व्याकरण भूषण उल्लेखनीय है, जिसे भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कौंड भट्ट ने लिखा था। भट्टोजी दीक्षित कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित का समय 16वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग माना जाता है। भट्टोजी दीक्षित महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर था। व्याकरण भूषण के लेखक कौंड भट्ट इनके छोटे भाई रंगोजी भट्ट के पुत्र थे। तो प्रोण मनोरमा की टीका शब्द रत्न के लेखक हरि दीक्षित जो थे वो इनके पौत्र थे। पंडित राज जगन्नाथ कृत प्रोण मनोरमा खंडन नामक ग्रंथ से विदित होता है कि भट्टोजी दीक्षित ने नरसिंह के पुत्र शेष कृष्ण से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ में शेष कृष्ण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग भी किया है। एक अन्य स्थान पर इन्होंने अप्पय दीक्षित को भी नमस्कार किया है। अब देखते हैं कि बेलकर ने भट्टोजी दीक्षित का समय 16 से 1650 ईस्वी माना है। कुछ विद्वान इनका समय 1580 ईस्वी मानते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने कतिपय प्रमाणों के आधार पर यह निर्धारित किया है कि इनका जन्म काल विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी का प्रथम दशक मानना चाहिए। अब इनकी कृति हम देखते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित ने अनेक ग्रंथ लिखे। इन्होंने अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नामक एक वृत्ति लिखी थी। आज इस वृत्ति के प्रारंभ के 2.5 अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ किसी समय अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता रहा होगा, इसलिए इस पर एक टीकाएं भी लिखी गई थी। संभवतः पंडित राज जगन्नाथ ने कौस्तुभ खंडन नामक ग्रंथ भी लिखा था। सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी तो भट्टोजी दीक्षित की कीर्ति का प्रसार करने वाला मुख्य ग्रंथ है। यह शब्द कौस्तुभ के पश्चात लिखा गया था। भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं ही इस पर प्रोण मनोरमा नाम की टीका लिखी है। सिद्धांत कौमुदी को प्रक्रिया पद्धति का सर्वोत्तम ग्रंथ समझा जाता है। इससे पूर्व जो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए थे उनमें अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का समावेश नहीं था। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को विविध प्रकरणों में व्यवस्थित किया है। इसी के अंतर्गत समस्त धातुओं के रूपों का विवरण दे दिया है तथा लौकिक संस्कृत के व्याकरण का विश्लेषण करके वैदिक प्रक्रिया एवं स्वर प्रक्रिया को अंत में रख दिया है। भट्टोजी दीक्षित ने काशी का न्यास एवं पदमंजरी आदि सूत्र क्रमानुसारिणी व्याख्याओं तथा प्रक्रिया कौमुदी और उसकी टीकाओं के मतों की समीक्षा करते हुए प्रक्रिया पद्धति के अनुसार पाणिनीय व्याकरण का सर्वांगीण रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने आवश्यकता अनुसार परिभाषाओं, वार्तिकों तथा भाष्याष्टियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने मुनित्रय के मंतव्यों का सामंजस्य दिखाया है तथा महाभाष्य का आधार लेकर कुछ स्वकीय मत भी स्थापित किए हैं। साथ ही प्रसिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त किन्हीं विवादास्पद प्रयोगों की साधुता पर भी विचार किया है।
मध्य युग में सिद्धांत कौमुदी का इतना प्रचार एवं प्रसार हुआ कि पाणिनि व्याकरण की प्राचीन पद्धति एवं मुग्ध बोध आदि व्याकरण पद्धतियां विलीन होती चली गईं। कालांतर में प्रक्रिया पद्धति तथा सिद्धांत कौमुदी के दोषों की ओर भी विद्वानों की दृष्टि गई, किंतु वे इसे न छोड़ सके। इनके अतिरिक्त भट्टोजी दीक्षित का वेद भाष्यसार नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है। भारतीय विद्या भवन बम्बई। यह ऋग्वेद सायण भाष्य का सार है। इसकी भूमिका में भट्टोजी दीक्षित की 34 कृतियों का उल्लेख किया गया है। इनमें धातु पाठ निर्णय नामक ग्रंथ भी है। हस्तलिपियों में इनकी अमर टीका नामक कृति उपलब्ध हुई है। पाणिनीय व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित का महत्वपूर्ण स्थान है। पाणिनि व्याकरण पर उनका ऐसा अनूठा प्रभाव पड़ा है कि महाभाष्य का महत्व भी भुला दिया गया है। यह समझा जाने लगा है कि सिद्धांत कौमुदी महाभाष्य का द्वार ही नहीं है, अपितु महाभाष्य का संक्षिप्त किंतु विशद सार है। इसी हेतु यह उक्ति प्रचलित है। कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रमा, कौमुदी यद्य कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रमा। प्रक्रिया के युग को शास्त्रार्थ के क्षेत्र में प्रविष्ट कराने वालों ने नागेश भट्ट का नाम अग्रगण्य है। इनकी प्रतिभा अनूठी थी। इनका विविध शास्त्रों पर समान अधिकार था। उन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में नव्य न्याय की शैली का प्रवेश किया तथा अनेक मौलिक एवं व्याख्या ग्रंथों की रचना की। अब हम देखते हैं नागेश भट्ट कौन थे। तो नागेश भट्ट का जो समय था वो 17वीं तथा 18वीं शती माना जाता है। तो नागेश भट्ट या नागोजी भट्ट के जीवन वृत्त के विषय में बहुत कम ज्ञात हो सका है। जनश्रुति के अनुसार वे महाराष्ट्र के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। नागेश भट्ट का समय 17वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 18वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में है। नागेश भट्ट की व्याकरण संबंधी रचनाएं हैं महाभाष्य, प्रदीपोद्योत, लघु शब्देन्दु शेखर, ब्रच्छंदेन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा और स्फोटपात। सिद्धांत कौमुदी पर अन्य भी अनेक टीकाएं लिखी गईं। उनमें परिव्राजकाचार्य ज्ञानेन्द्र सरस्वतीकृत तत्वबोधिनी विशेष महत्वपूर्ण है, किंतु छात्रों की दृष्टि से बाल मनोरमा नामक टीका अधिक उपयोगी है। भरद्वाज लघु सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने लिखा है वो थे भरद्वाज। पाणिनि व्याकरण में बालकों का प्रवेश कराने के लिए भट्टोजी के शिष्य भरद्वाचार्य ने लघु कौमुदी तथा मध्य कौमुदी का निर्माण किया है। लघु कौमुदी के व्याकरण प्रक्रिया का सही अपेक्षणीय विवरण भरद्वाज ने दिया है। यह सिद्धांत कौमुदी का संक्षिप्त संस्करण करते हुए भी एक विलक्षण कृति है। यानी सिद्धांत कौमुदी पर उन्होंने उसे संक्षिप्त रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से इन्होंने लिखा है। यहाँ पर लघु कौमुदी का ही अधिकांश भाग दिया जा रहा है, जहाँ सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि के लगभग सभी सूत्रों को लिया गया है। यहाँ लघु कौमुदी में केवल उन्हीं सूत्रों को लिया गया है जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। वैदिकी प्रक्रिया और स्वर प्रक्रिया को सर्वथा छोड़ दिया गया है। अगली वीडियो में हम पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के लिए जो जानने योग्य बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।